तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज दूसरी क्लास और आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा। राजनीतिक व्यवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हमने अशोक के बारे में पढ़ा और अंतिम जो शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है और जो सबसे बड़े स्थापना करते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहले मैंने बताया था कि क्लासेस कई पार्ट में चलेंगी और अभी राजनीतिक चीजें हमने पढ़ ली मौर्य साम्राज्य की। मैंने बोला था अब बात हम करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था पर। तो उससे पहले अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के जो पूर्ववर्ती शासक थे अर्थात अशोक के बाद वाले जो शासक थे उसमें हम बात करेंगे बृहद्रथ की। लगभग मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक मगध पर क्या किया? राज किया। कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक। एक फैक्चुअल डेटा है, एक बार नोट कर सकते हैं आप। 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य जो है मगध पर छाया रहा। राज था मगध मौर्य साम्राज्य का। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। तो मौर्य साम्राज्य का शासन क्या था? 137 साल। अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ के शासन काल में उनके जो सेनापति हैं पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या की जाती है? बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और क्या किया जाता है? शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। कब की जाती है? तो 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की जाएगी। शुंग वंश के बारे में जब पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, लेकिन आज मोटी मोटा जान लेते हैं। तो बृहद्रथ के मृत्यु के बाद 185 ईसा पूर्व में क्या होता है? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना की जाती है शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग कौन है? शुंग वंश के संस्थापक हैं। एक ब्राह्मण साम्राज्य आ जाएगा वहां से, ठीक है। मतलब कहने का है आखिर ऐसा क्या हुआ कि शुंग वंश आ गया? तो जो परवर्ती शासक थे मौर्य साम्राज्य के अर्थात बृहद्रथ की जो बात हम कर रहे हैं, जो बृहद्रथ था उसके शासन काल में जो है मौर्य साम्राज्य क्या हो रहा है? पतन के कगार पर पहुंच रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण होगा अयोग्य उत्तराधिकारी। मतलब मौर्य साम्राज्य का कोई भी जब भी हम आगे इतिहास में पढ़ रहे हैं, अभी आगे और इतिहास पढ़ेंगे, तो जब भी किसी प्रशासन के पतन की बात हम जब करेंगे तो कोई ना कोई, जब आधुनिक भाग में बहादुर शाह जफर की बात करेंगे तो कोई न कोई ऐसा उत्तराधिकारी होगा जो क्या होगा? अयोग्य होगा, अर्थात उस साम्राज्य को चलाने में सक्षम नहीं होगा। जब वो किसी साम्राज्य को चलाने में सक्षम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो साम्राज्य अपने पतन के कगार पर क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जब पतन के कगार पर जा रहा है तो आसपास की जो शक्तियां होंगी जिनको अपने कब्जे में किया था वो क्या करेंगी? अपना अलग अलग साम्राज्य स्थापित करने की बात करेंगी। क्योंकि अगर किसी साम्राज्य में प्रभावशीलता होती है, शक्तिशाली साम्राज्य होता है, तो वो क्या करता है? आसपास के पड़ोसी राज्यों को युद्ध के द्वारा अपने में शामिल करने की क्या करता है? कोशिश करता है। मात्र एक अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण वो साम्राज्य क्या हो रहा है? पतन के कगार पर जा रहा है। जब पतन के कगार पर जाएगा इससे क्या होगा? आसपास के जो क्षेत्र होंगे बिखरेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे और अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है, जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई एक राज्य है P, दूसरा राज्य है Q, तीसरा राज्य है R और चौथा राज्य है S। किसी समय में P में क्या होता है? बहुत से लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे रोज Q, R, S क्या होते हैं? P के साम्राज्य में होते हैं। लेकिन किसी कारणवश क्या हो रहा है? P में क्या हो रहा है? पतन आ रहा है। मतलब P का जो साम्राज्य है वो क्या हो रहा है? लुढ़क रहा है, समाप्ति के कगार पर पहुंच रहा है। तो क्या होगा? Q, R और S जो होंगे एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश, मतलब P से दूर जाने की कोशिश करेंगे या अपना अलग साम्राज्य बनाएंगे
या क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे। क्योंकि पी क्या किया था, जब वो शक्तिशाली था तो क्यू आर एस को क्या किया था, अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अब जब पतन के कगार पर है, लुढ़क रही है व्यवस्था, तो सभी राज्य क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम उपनिवेश थे अंग्रेजों के, लेकिन जब हमारे पास शक्तियां हुई तो हम अंग्रेजों को जब भगाए तो हम अपना प्रभुत्व हासिल करने में लग गए। उसके पहले आधिपत्य किसका था, अंग्रेजों का था हमारे ऊपर। ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं पी जो राज्य है वो क्या है, मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य में क्यू आर एस जो है, जो राज्य है, एक दूसरे में पी साम्राज्य में सम्मिलित है। लेकिन जब पूर्ववर्ती राजा अपने पतन के कगार पर जाता है, इस कगार पर नहीं पहुंच पाता है कि वो शासन व्यवस्था को अच्छे से चला पाए, तो क्या होगा, क्यू आर एस जो है वो चाहेंगे कि हम पी से अलग हो जाएं, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो, चाहे हत्या करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाए तो वहां पे शासन व्यवस्था करेंगे। उसी तरह जब मौर्य साम्राज्य में बृहद्रथ का शासन होता है तो क्या करता है, उनका सेनापति होता है। देखो सेनापति की बात कर रहे हैं, उनका एकदम अभिन्न अंग है, किसका, मौर्य साम्राज्य का अभिन्न अंग बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। कहने का तात्पर्य है जो आपका बहुत करीबी है, जो आपके निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को जानता है, वो क्या करेगा, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। जैसे वर्तमान समय में हम पारिवारिक हस्तक्षेप को देखें, यदि हम बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं तो सब लोग क्या होते हैं, हमारे पास जुड़े होते हैं। जब हमारी अवस्था या हमारा जो प्रतिष्ठा है धीरे धीरे जब कम होती है तो लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। तो उसमें कौन करता है, लंका भेदी का काम कौन करता है, कोई ना कोई एक पारिवारिक व्यक्ति करता है जो लंका भेदी का काम करेगा। जब लंका भेदी का काम कर रहा है, उसी तरह उस समय सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग है, मौर्य वंश के बृहद्रथ के सेनापति है, तो जान रहे हैं कि हमारा राजा अब क्या हो गया है, नकारा हो गया है, इसके द्वारा शासन अच्छे से चलाया नहीं जा सकता। तो क्या करेगा, युद्ध करेगा, और युद्ध में क्या करेगा, उस बृहद्रथ की क्या करेगा, हत्या कर देगा, और मौर्य वंश जो है वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब रोमिला थापर कहती है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण यही है कि बहुत ही अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मतलब सभी जो शक्ति है एक केंद्र में निहित थी, केंद्र से बाहर कोई शक्ति काम नहीं कर रही थी। इसलिए जब बहुत ज्यादा केंद्रीकृत कोई चीज हो जाए वो क्या होगी, समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। जैसे भारत की हम बात करते हैं, भारत संघ के साथ साथ राज्यों में बटा हुआ है, तो संघ एक केंद्र है लेकिन राज्यों को भी थोड़ा बहुत शक्ति दी गई है, पूरी शक्ति केंद्र के पास नहीं है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या था, पूरी केंद्रीकृत व्यवस्था है। एक इतिहासकार है रोमिला थापर, कहती है अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था होने के कारण क्या है, मौर्य साम्राज्य जो है पतन की अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लेता है किसने कहा था कि केंद्रीकृत व्यवस्था कारण पतन के कारण पहुंचा, तो रोमिला थापर कहती है। दूसरा आता है एक एच.सी. राय चौधरी है। एच.सी. राय चौधरी कहते हैं ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया कैसे, जैसे यद्यपि अशोक जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म को फैला रहे हैं, वो आजीवक संप्रदाय को भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, भले ही वो हर धर्म की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं रहता है, ब्राह्मणों का बहुत उधर नहीं रहता है वहां पे। तो ब्राह्मण इससे क्या होते हैं, नाखुश होते हैं। और उसी समय बृहद्रथ के समय में ब्राह्मण ही क्या होता है, उनका सेनापति होता है। तो सोचता है चलते हैं हम ब्राह्मण साम्राज्य को आगे लाते हैं तो मौर्य साम्राज्य के पतन को करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण, तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है यदि किसी साम्राज्य में करों की अधिकता हो जाए, जो टैक्सेशन है, अगर कर की अधिकता हो जाए तो वो साम्राज्य क्या हो रहा है, लॉस में चला जा रहा है। जैसे भारत में यदि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा यदि बहुत अत्यधिक बढ़ जाए तो हमारे पास क्या होगा, कर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, उधार लेंगे, उधार के माध्यम से अपने देश को चलाने का काम करेंगे। उसी तरह जब टैक्सेशन ज्यादा हो जा रहा है तो वो लड़खड़ा जा रही है व्यवस्था, वो साम्राज्य ही लड़खड़ा जा रहा है। तो जब पतन के कगार पहुंच रहा है तो दूसरा क्या होगा, उस पर हावी होगा। तो इस तरह से जो व्यवस्था होती है वो होता है। अब क्या होता है, अशोक के दो पुत्र, एक तो महेंद्र थे ही, पुत्री संघमित्रा है, तीसरे पुत्र है कुणाल, और चौथे जो है दशरथ है। कुणाल को क्या करते हैं, पश्चिमोत्तर का शासन अशोक सौंप देते हैं और दशरथ को पूर्वी शासन सौंप देते हैं।
मतलब कहने का मतलब ये है मौर्य साम्राज्य का विभाजन भी एक कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4-5 कारण ऐसे हैं जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है? एक अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा कारण एक अत्यधिक केंद्रीय व्यवस्था। तीसरा कारण है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। चौथा कारण है अत्यधिक टैक्स जिसको भर नहीं पा रहे हैं। और पांचवा कारण है मौर्य साम्राज्य का विभाजन जो अशोक के समय में होता है। अशोक क्या करते हैं, पश्चिमोत्तर का जो शासन होता है वो कुणाल के हाथों में देते हैं और पूर्वी शासन जो देता है वो किसके हाथ में? दशरथ के हाथ में देते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट और आ गया, दशरथ किसके पुत्र थे? तो दशरथ अशोक के पुत्र थे। कुणाल किसके पुत्र थे? कुणाल जो है पुत्र थे दशरथ अशोक के, और महेंद्र भी अशोक के पुत्र होते हैं और उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है संघमित्रा। ठीक है सर, तो ये था पूरा पूर्ववर्ती शासक को लेके। मतलब अगर 137 वर्षों तक मगध पर राज्य कर रहा है कौन? मौर्य साम्राज्य, लेकिन 185 ईसा पूर्व में वही मौर्य साम्राज्य पतन की कगार पर आते हुए उसकी क्या होती है? समाप्ति होती है, एक अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण। तो ये थी पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो पिछले क्लासों से लेकर आज तक हम खत्म कर ली। हम बात किए थे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, अलग से बात करेंगे। जितनी भी सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम अलग अलग क्लास ले सकते हैं। तो पार्ट थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप समझ विकसित करना है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है मौर्य साम्राज्य है, इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। सभी एग्जामों में 1 से 2 प्रश्न आते हैं, इसीलिए बहुत सारे फैक्ट हैं। इसलिए मैंने पहले से ही आप लोगों को कोई फैक्ट छूट न जाए, इसलिए पहले से ही आपको हम अलग से लिखा के इसको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। मौर्यकालीन प्रशासन में हम बात करेंगे, मौर्यकालीन प्रशासन जो है कुल 7 भागों में बटा था। एक केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय, नगरीय, सैन्य और न्याय, राजस्व और गुप्तचर। कुल कितने? केंद्रीय था, एक था प्रांतीय, दूसरा तीसरा था नगरीय, चौथा सैन्य, पांचवा न्याय, छठा राजस्व और सातवां क्या है? गुप्तचर। कुल 7 भागों में मौर्य प्रशासन जो है बटा हुआ था। तो 7 भागों में जो मौर्य प्रशासन बटा हुआ था उससे रिलेटेड प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे गए, इसलिए हर एक प्रशासन में जो भी कड़ी है उसको एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन का मतलब सेंटर, जैसे भारत का केंद्र सरकार, उसी तरह मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे प्रमुख होता था वो कौन? केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था कौन होता था? राजा होता था। जैसे वर्तमान हमारे भारत में जो केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख कौन है? तो है राष्ट्रपति है। उसी तरह कौन है? यहाँ पे राजा है। ठीक है, राजा के बाद वही केंद्रीय प्रशासन कितने भागों में बटा होता था? 5 प्रांतों में बटा था। जब हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की तो हम बात करेंगे उन 5 राज्यों के बारे में बात करेंगे। जो 5 प्रांत थे उनके में जो प्रमुख थे उनको क्या कहते थे? हम कुमार कहते थे, या तो उनको हम कहते थे आर्यपुत्र कहते थे, या तो उनको क्या कहते थे? राष्ट्रिक कहते थे। ठीक है, तो जो केंद्रीय प्रशासन था वो क्या था? 5 प्रांतों में बटा था। प्रांतों के प्रमुख को या तो हम कुमार कहते थे, या तो हम क्या कहते थे? आर्यपुत्र कहते थे, या तो उनको क्या कहते थे? राष्ट्रिक कहते थे। प्रांतों के बाद जो अगला जो भाग होता है वो होता है मंडल। ठीक है, मंडल जैसे कई राज्यों का एक क्षेत्र, कई जिला का एक क्षेत्र होता है, एक संभाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मंडल। जैसे अगर गोरखपुर मंडल की बात करें उसमें कुछ जिले होंगे, यदि हम सिद्धार्थनगर मंडल की बात करें तो कुछ जिले होंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मंडल होंगे, मंडल में बहुत सारे जिले होंगे और उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? प्रमुख को क्या कहते थे? हम प्रादेशिक कहते थे। ठीक है, जिला, मंडल के बाद जिला, जिले को उस समय क्या कहते थे हम लोग? विषय या आहार कहते थे, और उनके प्रमुख थे विषयपति, या उनको क्या कहते थे? आहारपति के नाम से जानते थे। प्रश्न आ गया, आहारपति किसे कहते थे? तो जिला का जो प्रमुख होता था, मतलब विषय का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? आहारपति कहते थे, या तो क्या कहते थे? विषयपति कहते थे। सबसे छोटी इकाई जो थी उस समय की मौर्य साम्राज्य की वो क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम, और उसके प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। देखो बेटा, इसी 4-5 लाइनों में
3 से 4 प्रश्न बन गए। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख को क्या कहते थे? राजा। राज्य की प्रशासन करता था, उसमें केंद्र प्रशासन था, वो कितने भागों में बटा था? कुल 5 भागों में बटा था। प्रश्न पूछ दिया प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख को क्या कहते थे? प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख को हम कहते थे कुमार, या तो आर्यपुत्र, या उन्हें राष्ट्रिक के नाम से जाना जाता था। फिर जो तीसरा भाग था वो क्या था? मंडल था। मंडल के प्रमुख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रादेशिक कहते हैं। जबकि जनपद के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? विषयपति या आहारपति। और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। और उसके प्रमुख कौन थे? ग्रामीण। यहां तक समझ में आया क्लियर चीज है? तो यहां से 4 से 5 प्रश्न आपके यहां बन गए। बहुत ही सिंपल तरीके से, इसको रटना नहीं है, 1-2 बार मैं रिपीट कर रहा हूं, याद करिएगा तो आपका याद हो जाएगा तुरंत इसी क्लास में। संपूर्ण प्रशासन का जो प्रमुख था वो कौन था? राजा। और राजा की सलाह के लिए क्या होता है? जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री की सलाह, राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन होता है? मंत्रिपरिषद। किसके उस प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति क्या रहता है? सलाह लेता है मंत्रिपरिषद के। उसी तरह संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख क्या था? राजा था। और राजा के सलाहकार के रूप में क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। जैसे वर्तमान समय में मंत्रिपरिषद में जो प्रमुख मंत्रिपरिषद जो है, प्रमुख मंत्रालय है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये प्रमुख मंत्रालय है। उसी तरह उस समय भी 3 मंत्रालय प्रमुख थे। जैसे एक था पुरोहित था, दूसरा कौन था? युवराज था, और तीसरा कौन था? राजा था। पुरोहित प्रमुख होता था, धर्मशास्त्र का जो प्रमुख था पुरोहित था। युवराज मतलब राजा का उत्तराधिकारी। सेनापति राजा के प्रशासन को चलाने के लिए उनके अंग के रूप में सेनापति होता था। लेकिन क्या ये जो मंत्रिपरिषद थी, ये मंत्रिपरिषद क्या ऐसे ही चुन लिया जाती थी? किसी को भी, कोई भी आया उसको मंत्री बना दिया गया, या वंशानुगत होता था? ऐसा नहीं था। जैसे वर्तमान समय में किसी भी प्रशासन के इकाई के रूप में क्या तो चुनाव होता है, या तो क्या होता है उसके लिए परीक्षा होती है। उसी तरह एक व्यवस्था थी, तो जो नियुक्ति होती थी उपधा परीक्षण। प्रश्न पूछता है उपधा परीक्षण का तात्पर्य क्या है? तो उपधा परीक्षण का तात्पर्य यह है, उपधा परीक्षण मतलब मौर्य साम्राज्य में, केंद्रीकृत साम्राज्य में क्या था? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती थी? तो व्यवस्था है उपधा परीक्षण। ठीक है बेटा, यह भी एक फैक्ट है। उपधा परीक्षण के माध्यम से मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती थी। अब आता है, मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो कौटिल्य है, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में क्या होता है? मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सभी के बारे में लिखा गया है। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में जब लिखा गया, उसमें जब बात हुई तो पता हुआ उन्होंने क्या लिखा कि कौटिल्य ने प्रशासनिक इकाई में सप्तांग सिद्धांत दिया। तो प्रश्न पूछता है मौर्य साम्राज्य में सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखित है। सप्तांग का अर्थ है मनुष्य, जैसे मनुष्य के 7 अंग को माना जाए, उसी तरह जो व्यवस्था थी वहां प्रशासनिक व्यवस्था थी 7 अंगों में क्या हुआ था? बटा हुआ था मनुष्य के अंगों के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहले कौन था? राजा था। राजा था वो क्या है? शीर्ष पर है। सबसे शीर्ष पर कौन है? राजा है। ठीक है, राजा की सलाह के लिए एक सलाहकार समिति होती है, उसे अमात्य कहते हैं। कौन है? ये सलाहकार है, सलाहकार। ठीक है, जो सलाहकार है वो राजा क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। और इसकी तुलना की गई है मनुष्य के आंख से। मतलब क्या हुआ? आंख क्यों दी गई तुलना? तो सर आंख की तुलना इसलिए दी गई है, जो आपका जो सलाह देने वाला जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान हो, उसकी जो दूरदृष्टि हो, जो उसकी दृष्टि हो बहुत दूर तक जाए और वो क्या करे? सलाह दे। इसलिए आंख से तुलना करी गई है उसके सलाहकार। तो सप्तांग सिद्धांत में सलाहकार मतलब अमात्य, और उसकी तुलना किससे गई है? मनुष्य के आंख से की गई है। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट आता है तो तीसरा है वो जनपद।
जो तीसरा साप्तांग सिद्धांत में तीसरा पार्ट है वो जनपद है। जनपद का मतलब है क्षेत्र या और जनसंख्या। यदि जनपद का मतलब वो राज्य, जैसे राज्य का भी कुछ क्षेत्र होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, संप्रभुता होती है, उसी तरह जनपद है। जनपद का मतलब उसका जो प्रमुख है वो क्या है, क्षेत्र और जनसंख्या है। एक होता है दुर्ग। दुर्ग जानते हैं आप लोग, दुर्ग का मतलब किला, और किला की तुलना की गई है किससे, मनुष्य के बाहों से। जैसे अगर बाह मतलब भुजाएं अगर हमारी सही नहीं है, भुजाएं हमारे मजबूत नहीं है, तो हम जो है कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसी तरह किसी राज्य में अगर किला ही ठीक नहीं है, किलेबंदी नहीं ठीक है, तो उस राज्य का प्रशासन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसकी तुलना, दुर्ग की तुलना किससे गई है, वो मनुष्य के बाह से तुलना की गई है दुर्ग की। छठा आता है, पांचवा आता है कोष। कोष मतलब धन। किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी अर्थव्यवस्था को या किसी साम्राज्य को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, धन की जरूरत पड़ती है, अर्थात अर्थ की जरूरत पड़ती है। यदि भारत को विकसित अवस्था में पहुंचाना है तो हमारी आर्थिक स्थिति जब अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, नई नई तकनीकों का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, विकासशील से विकसित की ओर पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें धन चाहिए। धन चाहिए, स्वस्थ रहना है, मनुष्य को स्वस्थ रहने पहले मुख से खाना खाता है, तो उसकी तुलना इसी तरह, इसकी तुलना क्या की गई है, कोष की तुलना मनुष्य के मुख से की गई है। ठीक है बेटा। जो छठा साप्तांग सिद्धांत है वो क्या है, व्यक्ति सेना। सेना सेना और सेना का जो तुलना की गई है बेटा, वो मस्तिष्क की गई है। मस्तिष्क क्यों? यदि किसी साम्राज्य की सेना ही फ्लॉप हो, क्या वो साम्राज्य विस्तार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि युद्ध में भले ही सेनापति, नायक या राजा साथ में होते हैं, लेकिन अगर उसकी सेना अच्छी नहीं है तो वो युद्ध क्या है, वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मनुष्य की तुलना में अगर किया जाए तो मस्तिष्क से तुलना इसलिए की गई है कि पूरे शरीर को चलाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका मस्तिष्क क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सभी निर्देश जो है इसी मस्तिष्क से जाते हैं। उसी तरह जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, सेना है, इसलिए इसको रखा गया है मस्तिष्क से। मित्र जो होगा, मित्र भी एक सप्तांग में है, वो कौन है, कान से किया जाए। तो मित्र क्या होते हैं, कोई बात सुनते हैं तो क्या करते हैं, अपने दोस्त या यार से कहते हैं कि बेटा समाज में ये होना है, ये चीजें होनी है। उसी तरह कान अच्छे होने चाहिए आपके, कि आपके मित्र और शत्रु जो है, उस कान अगर अच्छे है तो आपके मित्र की बात हो जाएगी। तो कुल मिला के कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत दिए थे, और ये सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां तक समझ में आया होगा हमें लगता है। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। आते बेटा, अब मैं बोला यहां से मैं केंद्रीकृत व्यवस्था कर दी। अब मैंने कहा इसकी जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है, कार्यपालिका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रशासन अच्छा हो गया, प्रशासन के अधिकारी होंगे। जैसे जिला चल रहा है तो जिलाधिकारी है, मंडल चल रहा है तो मंडलाधिकारी है, उसके ऊपर सचिव है। उसी तरह इसमें केंद्रीकृत व्यवस्था में भी क्या होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, जिनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुख्य अधिकारी की बात करेंगे, तो सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सा है बेटा, तीर्थ है। सबसे प्रमुख अधिकारी बेटा कौन है, तीर्थ। तो तीर्थ में सबसे प्रमुख अधिकारी है। और कुल मिला के मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत व्यवस्था में कुल कितने अधिकारी होते थे, तो कुल कितने अधिकारी होते थे बेटा, कुल 18 अधिकारी होते थे। एक मिनट, 10 मिनट। कुल 18 अधिकारी होते थे। इसमें सबसे प्रमुख अधिकारी जो था उसे तीर्थ कहते हैं, या क्या कहते हैं, महापात्र कहते हैं। ठीक है। जो दूसरा अधिकारी होता है वो होता है मंत्री। ठीक है। मंत्री का जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, मंत्री की तुलना की गई है, वो तुलना की गई है किससे, प्रधानमंत्री से। जो तीसरा अधिकारी होता है, देखो 18 अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो सबसे प्रमुख अधिकारी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं सर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख अधिकारी सिर्फ संख्या कितनी, 18। और मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है। और जो पुरोहित है, पुरोहित भी क्या है, एक तरह का अधिकारी है। और कैसा अधिकारी है, वो धर्माधिकारी। ठीक है बेटा, पुरोहित कौन है, वो धर्माधिकारी है।
पुरोहित धर्माधिकारी है और युवराज जो है वो है राजा का उत्तराधिकारी। जो युवराज शब्द की बात कहेंगे वो कौन होगा, जो राजा के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, युवराज होगा। मतलब राजा के बाद प्रशासन कौन संभालेगा, युवराज संभालेंगे, अर्थात राजा के पुत्र हो सकते हैं या राजा का कोई प्रमुख हो सकता है वो संभालेगा। तीसरा जो चौथा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी को क्या कहते हैं, तो राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी को समहर्ता कहते हैं। उस समय राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते थे, समहर्ता। अब आपके लिए कमेंट है, आप कमेंट में बताइएगा वर्तमान समय में राजस्व विभाग के अधिकारी को क्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राजकीय कोषाध्यक्ष मतलब सरकारी जो कोषाध्यक्ष था, कोष था, उसे क्या कहते थे, सन्निधाता कहते थे। क्या कहते थे, सन्निधाता कहते थे। और उस समय भी क्या था, न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जब न्याय व्यवस्था अच्छी होती है तो न्याय में जानते हैं आप दो तरह के न्यायालय होते हैं, एक फौजदारी न्यायालय, एक दीवानी न्यायालय। तो फौजदारी मतलब मारपीट वाला, और जो साधारण न्यायालय जो होगा वो कौन सा होगा, दीवानी न्यायालय। तो साधारण जो फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, प्रदेष्टा है। कौन है, फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहेंगे हम, प्रदेष्टा कहेंगे। जबकि व्यवहारिक जो है वो कौन है, दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये थी मुख्य अधिकारी थे। अब बात करेंगे जो विभाग है उनके अध्यक्षों की बात करेंगे, अर्थात मजिस्ट्रेटों की बात करेंगे। वो भी कई भागों में बटा था, वो थे विभिन्न विभागों के प्रमुख क्या कहलाते थे, अध्यक्ष कहलाते थे। इनकी संख्या अर्थशास्त्र कौटिल्य के, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कहां से मिल रही है जानकारी, स्रोत क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में विभागों के प्रमुख को क्या कहते हैं, संख्या थी 27 संख्या। इसमें से प्रमुख जो है कौन थे, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष मतलब कृषि विभाग, जो कृषि विभाग का प्रमुख था वो कौन कहलाता था, सीता अध्यक्ष। कौन था, कृषि विभाग का प्रमुख। शुल्क अध्यक्ष मतलब, शुल्क मतलब कर, कर का जो प्रधान कहलाता था, व्यापारिक कर का प्रधान कहलाता था, कौन था, वो शुल्क अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा, पैसे की बात हो रही है तो मुद्रा विभाग का जो अधिकारी होगा वो कौन होगा, लक्षणा अध्यक्ष। नव्या अध्यक्ष, उस समय नेवी भी अच्छी थी तो जहाज विभाग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, नव्या अध्यक्ष होगा। और एक पासपोर्ट विभाग मतलब विदेशी मंत्रालय की बात हो रही है, विदेश जाने के लिए बात हो रही है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है इस समय, उस समय भी पासपोर्ट वाली बात थी, तो पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे मुद्रा अध्यक्ष। कंफ्यूज मत होइएगा, मुद्रा विभाग अलग है, मुद्रा अध्यक्ष अलग है। मुद्रा विभाग का जो प्रमुख है वो कौन है, लक्षणा अध्यक्ष है, लेकिन मुद्रा अध्यक्ष जो है वो कौन है, पासपोर्ट विभाग का प्रमुख है। तो कुल मिला के जो मजिस्ट्रेट या अध्यक्ष लिखा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पीछे से भी पूछा गया था मौर्य साम्राज्य में कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे, तो कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे, हम सीता अध्यक्ष कहते थे। समझ में आ रहा है। कुल मिला के ये जो मुख्य अधिकारी वाला चीजें हैं कि आप जरूर जो है फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, और यहाँ से मिलाने वाले भी प्रश्न पूछ सकते हैं या सिंपल 4 ऑप्शन वाले भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासनिक केंद्रीय व्यवस्था थी उसके बारे में अब हम लोग जाने। अब हम बात करेंगे इसके प्रांतीय व्यवस्था के बारे में। तो प्रांतीय व्यवस्था के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बेटा हम प्रांतों की जब बात करेंगे, प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे, नगरीय प्रशासन हम लोग पढ़ लिए। तो प्रांतीय प्रशासन जो है बेटा वो कितने भागों में बटा था, ये 5 भागों में बटा था। मैंने पहले बताया था कि कितने भागों में प्रांतीय प्रशासन था, वो 5 भाग में बटा। 5 प्रांत थे जो केंद्रीय प्रशासन 5 भागों में बट गया। तो 5 प्रांत और उसकी राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो था प्रांत है वो क्या है बेटा, उत्तरापथ। पहला प्रांत कौन सा है, उत्तरापथ है, और उत्तरापथ की राजधानी जो है वो क्या है, तक्षशिला है। तो याद रखना उत्तरापथ पूछेगा, मौर्य साम्राज्य में जो उत्तरापथ प्रांत था उसकी राजधानी का नाम क्या है, तो उसकी राजधानी बेटा क्या होगा, तक्षशिला होगा। ठीक है, जो दूसरा प्रांत है वो है दक्षिणापथ। मतलब प्रांतीय व्यवस्था में जो दूसरा प्रांत है वो किस भाग में बटा हुआ, उसका नाम क्या है, दक्षिणापथ, और उसकी राजधानी है बेटा, वो राजधानी है सुवर्णगिरी। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी क्या हो जाएगी, सुवर्णगिरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा है अवंती। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताइए,
कि अशोक जब मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है तो उससे पहले वो कहीं का राज्यपाल होता है, तो कहाँ का राज्यपाल होता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो कहते हैं अवंती राष्ट्र था, और अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी बेटा वो उज्जैनी थी। वही था प्राची मतलब पूर्वी प्रदेश, मतलब ये क्या हो गया? उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और पूर्वी प्रदेश जो है वो कौन है? उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है बेटा, पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान समय में पटना वाला जो जगह है बिहार का, वो क्या है? पाटलिपुत्र के क्षेत्र में आता है। तो ये क्लियर हो रही है बेटा। तो चौथा क्या है? प्राची अर्थात पूर्वी प्रदेश क्या है? उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। और जो नेक्स्ट है वो कलिंग है। ठीक है, किस युद्ध के बाद जो राजा अशोक है वो भेरी घोष से धम्म घोष की नीति अपनाती है? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ये भी मिलना चाहिए। मैं इसको पढ़ा चुका हूं, कई बार इसको बोला हूं कि बेटा इसके बाद धम्म में पहुंच जाएंगे। कौन? किस धम्म घोष में पहुंच जाएंगे? किसे पहुंच जाएंगे? धम्म घोष में। तो कौन सा वो है? तो आप बताएंगे कौन से युद्ध? भेरी घोष से धम्म घोष में पहुंचना मतलब किस युद्ध के बाद क्या होता है? अशोक जो है धम्म घोष अपना लेते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो कलिंग की राजधानी बेटा क्या है? तो उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछता है प्रश्न, कई बार पूछ चुका है। तो कलिंग की राजधानी मौर्य समाज में जो कलिंग की राजधानी थी वो क्या है बेटा? वो तोसली है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब जो प्रांत थे बेटा, जो ये 5 प्रांत हैं, केंद्रों के बाद जो 5 प्रांत हैं, तो सबसे केंद्र का जो प्रशासन था किसके हाथ में था? वो राजा। सेंट्रलाइज जो सेंटर था वो कौन था? राजा। वर्तमान समय में क्या? जैसे राष्ट्रपति। ठीक है बेटा, उसी तरह जो राज्य होगा, जो प्रांत होंगे, उनके प्रमुखों को हम क्या कहते हैं? उनके प्रमुख को कहते हैं बेटा या तो कुमार कहेंगे, या राष्ट्रिक कहेंगे, या क्या कहेंगे? आर्यपुत्र। तीनों क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में किसी तरह से तीनों पूछ सकता है। कुमार शब्द किसके लिए प्रयोग करते थे, या राष्ट्रिक शब्द किसके लिए प्रयोग करते थे, या आर्यपुत्र किसके लिए लिखते थे? तो ये बारे में आपको याद रखना है। जब इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, उसको अपने नोट्स में जरूर दर्ज करिएगा। इसीलिए आज आपको बहुत डिटेल में एक ही पॉइंट छूटे ना, क्योंकि एक पॉइंट छूट सकता था क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट था, इसलिए मैंने जो है पहले से ही इस चीज को लिख के आपको यहाँ पे डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन। दूसरे नंबर पे था, पहला केंद्रीय प्रशासन था, दूसरे नंबर पे था प्रांत बड़ा था। प्रांत के बाद नगर वाले क्षेत्र में आ गया। जो तीसरा प्रशासन था वो कौन सा था बेटा? नगरीय प्रशासन था। नगरीय प्रशासन की जो, क्योंकि मेगास्थनीज की इंडिका में ही हमें भारतवर्ष के बारे में पता चलता है, विवरण मिल रहा है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में क्या लिखा गया है? नगरीय प्रशासन के बारे में। किसके नगरीय प्रशासन के? मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन। मगध में मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी? इससे हमें स्रोत क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका के द्वारा नगरीय प्रशासन के बारे में हमें ज्ञात होता है। चलो बेटा बताते हैं। जो उसका प्रमुख होता था, नगर का जो प्रमुख होता था, वो कौन होता था? एस्टिनोमोई। बेटा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एस्टिनोमोई कौन, किसे कहते थे? मौर्य साम्राज्य में एस्टिनोमोई का नाम किसको किसको दर्जा दिया गया था? तो एस्टिनोमोई का मतलब है बेटा उस समय जो नगर प्रशासन का प्रमुख था वो कौन था बेटा? एस्टिनोमोई थे। ठीक है, तो ये पद याद रखिएगा, एस्टिनोमोई। जो नगर प्रशासन था वो कितने 6 समितियों में बैठा था। टोटल नगर प्रशासन चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक समिति थी, जो क्या थी? 6 भागों में बटी हुई थी। इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। मतलब प्रत्येक समिति में 5, मतलब कुल कितनी? प्रत्येक समिति में 5, कितनी समितियां हैं टोटल? 6 समितियां हैं। 6 गुणे 5 मतलब 30 सदस्य थे। तो पहला फैक्ट क्या हो गया? नगर प्रशासन को चलाने के लिए कितने संख्या कितनी थी? सदस्य कितने थे? 30 थे। अब कितनी समितियों में बटी थी बेटा? समिति याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 30 जो सदस्य थे कितनी समितियों में? 6 समितियों में बेटा बटे हुए थे। ये भी फैक्ट याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चौथा जो प्रशासन था, सैन्य प्रशासन की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में सैन्य जो व्यवस्था थी वो कैसी थी?
उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तरह तरह के जो विदेशियों का जो विवरण मिलता है, जैसे जस्टिन का विवरण मिलेगा, प्लिनी का विवरण मिलेगा, उसमें अलग अलग जो मौर्य साम्राज्य की सेना की बात की जाएगी, मौर्य साम्राज्य के सैन्य व्यवस्था के बारे में बात की जाएगी। सबके अपने अलग अलग विवरण है, सभी लोगों ने अपने अलग अलग विवरण अपनी अपनी पुस्तकों में दर्ज किया गया है और उससे हमें ज्ञान तो होता है। ठीक है, तो नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं हम सैन्य प्रशासन के बारे में। यह क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने का अधिकारी कौन था? कौन था बेटा? नायक था। मतलब जब कोई युद्ध होता था तो युद्ध करने के लिए राजा पहले आता था, लेकिन उसका एक अधिकारी होता था, उसका नेतृत्व करता था। जैसे जब हम युद्ध के लिए जाते हैं, अपने देश के कहीं किसी के साथ युद्ध होता है, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, युद्ध में जो हमारे कैप्टन होता है, जो एक टुकड़ी का प्रमुख होता है, फिर मेजर होता है, इस तरह से रैंकिंग दी गई है। उसी तरह से सबसे प्रमुख जो अधिकारी था वो कौन था बेटा? वो नायक था। तो नायक किसके लिए बताया गया है मौर्य साम्राज्य में? तो मतलब सैन्य विभाग का क्या था? वो प्रमुख था। और एक विदेशी है जस्टिन ने अपने विवरण में एक किंवदंती, एक कहानी लिखी है। उन्होंने बताया कि मौर्य साम्राज्य में उस समय कुल कितने थे, कुल सैनिकों की संख्या कितनी थी बेटा? 6 लाख। किसी साम्राज्य में अगर 6 लाख सैनिक हैं तो वो साम्राज्य कैसा हो सकता है? क्या उसके ऊपर कोई आक्रमण करने की सोचेगा? तो बेटा प्रभावशील होने का या अपने प्रशासन का विस्तार करने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि आपकी सैन्य व्यवस्था कैसी हो? अच्छी हो। तो अच्छी होगी तो सैनिक कितने बता रहे हैं वो? 6 लाख। बोल रहे हैं मौर्य साम्राज्य में कितने सैनिक थे उस समय? 6 लाख सैनिक थे और उसमें 50,000 अश्वारोही, मतलब 50,000 घोड़ों वाले सैनिक थे। 50,000 घोड़े थे और उसमें 50,000 कौन थे? सैनिक थे। ठीक है बेटा, फिर आते हैं, बता रहे हैं 9,000 हाथी थे। देखिए उस युद्ध में हाथियां भी पार्टिसिपेट करती थी और हाथियों की संख्या कितनी थी? 9,000। मतलब मौर्य साम्राज्य में उस समय हाथियों की संख्या कितनी थी? 9,000 थी और 8,000 रथ। ठीक है, इतनी चीजें क्या थी? युद्ध में जाती थी। सैन्य जो व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य की, जस्टिन के विवरण के अनुसार कितने थे? 6 लाख जो थे वो सैनिक थे, 50,000 जो अश्वारोही थे, 9,000 जो थे वो थे हाथियां थी और 8,000 कितने थे बेटा? रथ थे। किसके विवरण में मिलता है? ये मिलता है जस्टिन के विवरण में। लेकिन वहीं प्लिनी साहब कहते हैं ये जो विवरण है वो कहते हैं 6 लाख पैदल सैनिक तो थे, लेकिन इसमें 30,000 क्या थे? घुड़सवार। ठीक है, कितने थे? 30,000 घुड़सवार। ये और ज्यादा बता रहे हैं और 90,000 हाथी बता रहे हैं। देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे 9,000 हाथी बता रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि 90,000 हाथियों का एक समूह था। तो ये था मौर्य साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था का विवरण। 2 ऐसे इतिहासकार है जो विदेशी है, उनके द्वारा 2 लोगों के बारे में बताया गया कितनी सैनिकें थी और पश्चिमोत्तर भारत का अधिकार था इस पर। ठीक है, और भी फैक्ट आते हैं। इस सैन्य अधिकारी में जो जो युद्ध का नेतृत्व करता था वो कौन था? नायक। जब प्रश्न पूछेगा मौर्य साम्राज्य में युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? नायक। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन कहलाएगा साहब? सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? सेनापति। ठीक है, सेनापति जो है सबसे बड़ा अधिकारी है। मेगास्थनीज ने कहा सेना की रखरखाव के लिए, मेगास्थनीज इंडिका में लिखा गया है, सेना की रखरखाव के लिए कुल कितनी समितियां थी? कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। तो सेना थी, उसकी रखाव के लिए क्या थी? रखरखाव के लिए 6 समितियां थी, उसमें कितने सदस्य थे? 5-5 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य हो गए बेटा? 30 सदस्य हो गए सैन्य व्यवस्था में। क्या करती थी? सेना के रख रखाव का काम करती थी। सेना कहीं युद्ध लड़ने जा रही है तो खाना पीना की व्यवस्था होती थी, कौन करता था? ये लोग करते थे। और कितनी थी? 30 लोग थे। अन्य अधिकारियों की बात करते थे, एक आयुधगार अध्यक्ष होता था और एक होता था नव्य अध्यक्ष, जो क्या होता था? जल सेना का प्रमुख होता था। आयुध मतलब जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र रखे आते थे उसका भी एक अधिकारी होता था। वो कौन था? आयुधगार अधिकारी। ये क्या होता था? जितने भी अस्त्र वस्त्र है, अस्त्र शस्त्र बम जो भी थे उस समय वो रखे थे, उसका जो प्रमुख था वो कौन था? आयुधगार अध्यक्ष।
ठीक है बेटा। नवा अध्यक्ष मतलब जल विभाग का अधिकारी होता था। बेटा कुल मिला जुला के हम चार प्रशासनिक व्यवस्था में चार चीजों की बात कर चुके। पहला हम केंद्रीय प्रशासन की बात चुके, हम बात कर चुके प्रशासनिक प्रांतीय प्रशासन की बात कर चुके, हम बात कर चुके नगरीय व्यवस्था की बात कर चुके, और हम बात कर चुके सैन्य व्यवस्था की बात कर चुके। किसके? मौर्य साम्राज्य के। ठीक है बेटा। तो ये चार चीज अभी और है इसमें, मौर्य साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ चीजें बची हुई है, उसके बाद और भी चीजें हैं, तो जो कि अभी क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, आप हैक्टिक हो जाएगा, इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। आज की क्लास यही समाप्त करना चाहेंगे। आप लोग कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, कि आप रिवीजन करें, आराम से याद हो जाए और चीजें अच्छी हो जाए। बहुत बड़ा वीडियो बनाने का हमारा मकसद नहीं है कि आप 10-10 घंटे का मैराथन बना दें और आप जो है वहां पे धराशायी हो जाए। तो कम पढ़िए दिन में, जो लर्नर है कम पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, अपना नोट्स बना के पढ़े। जितने भी लिखाए गए फैक्ट थे उनका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। जो पहले की जो बातें हमने बताई, मैं मुंह से लिखा नहीं, वो भी आप नोट करने के लिए नोट करिए। टोटल मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, जो शासन था, कितने सालों तक चला? प्रश्न पूछ दिया तो 137 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य का क्या होता है? शासन चलता है। सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है। किस ईस्वी में मृत्यु हुई? 185 ईसा पूर्व में। उसके सेनापति कौन? पुष्पमित्र शुंग के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और शुंग वंश की वहीं से क्या होती है बेटा? स्थापना हो जाती है। ये शुंग वंश में पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। तो कैसा लग रहा है आपको? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कोई त्रुटि अगर हो रही है वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे चीजों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपकी समझ और विकसित होती जाए। तो कोई गलती हुई होगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए बेटा। बहुत ज्यादा घूमने फिरने का मतलब नहीं है। एक बार ठीक ढंग से अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे। उसके बाद टाइम ही टाइम है आपके पास घूमने का। ठीक है। तो टाइम मिले अच्छे से निरंतरता बनाए रखिए। जो भी बच्चे हमारे हमारे इस चैनल पे नए हैं या पहली वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि आप पिछला जो वीडियो है उसको जरूर देखिए, तभी आप प्राचीन इतिहास का जो बेसिक है तभी आप समझ पाएंगे। सभी में मौर्य साम्राज्य सबसे प्रमुख है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम धीरे धीरे क्लासेस कर रहे हैं, तो यहाँ से क्लास करना स्टार्ट करिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि दूसरों तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए, तो इसका लाभ उठा सके जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद कि आप हमारी बातें यहाँ तक सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।